हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना केमिस्ट्री का 6 नंबर का चैप्टर था, सीरियल नंबर 6 थे, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम चल रहा था ये चैप्टर। इसकी 4 क्लासें मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आज इसकी 5वीं क्लास के बारे में अपन बात करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने बताया था, अपन बात कर रहे थे एलिंगम आरेख की। किसकी बात कर रहे थे? एलिंगम आरेख की। देखो क्या होता है एलिंगम आरेख। HZT एलिंगम ने तत्वों की 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करवाकर धातु ऑक्साइड का निर्माण किया। ये कोई तत्व है, इसकी 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करवाकर धातु ऑक्साइड का निर्माण करा, और इस दौरान धातु ऑक्साइड के निर्माण में जो डेल्टा जी था वो, और एक था ताप, इसके मध्य जो आरेख खींचे, उन्हीं आरेखों को अपन क्या कहते हैं? एलिंगम आरेख कहते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को? हाँ, यहां पर डेल्टा जी का मान इस सूत्र से निकाला इन्होंने। डेल्टा जी का मान कैसे निकाला? डेल्टा जी बराबर -RT ln K। इस फॉर्मूले के बारे में मैं आपसे पहले भी एक बार डिस्कशन कर चुका हूं। तो इस प्रकार से ये डेल्टा जी का मान निकाला। डेल्टा जी और ताप के मध्य जो आरेख खींचे, उन्हीं आरेखों को अपन किस नाम से जानते हैं? एलिंगम आरेख के नाम से जानते हैं। देखो, मैंने एक समीकरण और पढ़ाई थी आपको, डेल्टा जी बराबर डेल्टा H माइनस T डेल S। ये समीकरण बताई थी। ये एंथैल्पी परिवर्तन, टेम्परेचर और एंट्रोपी परिवर्तन, ये जानते हो सभी इनके बारे में। ये गिब्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ये सभी चीजें आप जानते हो। ये डेल्टा S क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन। क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन, चेंज इन एंट्रोपी। देखो, एंट्रोपी अपन 11th क्लास में पढ़ करके आ चुके हैं। अव्यवस्था का माप है एंट्रोपी। ठोस में अव्यवस्था कम तो एंट्रोपी कम, द्रव में थोड़ी अव्यवस्था बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ी, और गैसों की अव्यवस्था सबसे ज्यादा है तो उनकी एंट्रोपी क्या रहेगी? सबसे अधिक रहेगी। तो मैं कहूं ठोस से द्रव, द्रव से गैसेस की ओर जाएंगे तब एंट्रोपी बढ़ेगी। एक डेल्टा जी का मान आप सभी जानते हो, 3 मान। अगर इसका मान नेगेटिव है तो अभिक्रिया कैसे होगी? स्वतः है। अगर इसका मान पॉजिटिव है तो अभिक्रिया कैसे होगी? अस्वतः है। और इसका मान 0 है तो अभिक्रिया कैसे रहेगी? साम्य में रहेगी। कैसे रहेगी? साम्य में रहेगी। ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब देखो, यहां पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं डेल्टा जी, मानक परिस्थितियों में। क्लियर है ये बात? अब देखना, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है तो ये बहुत ही कम परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? कम परिवर्तन। इसमें परिवर्तन क्या होता है? कम। क्या होता है इसमें परिवर्तन? कम। क्लियर है? और देखो, धातु ऑक्साइड ये कैसे हैं? धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? ठोस। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? ठोस। इस समीकरण में देखो, ये तो अपरिवर्तित, बहुत कम परिवर्तन है, और ये धातु ऑक्साइड क्या है? ठोस। एंट्रोपी की मैं एक बार लिख देता हूं। एंट्रोपी क्या होती है? ठोस की सबसे कम, फिर द्रव की, और फिर गैसेज की। ये एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी का ये क्रम है। किसका क्रम है ये? एंट्रोपी का क्या है? क्रम। तो देखो, ये ठोस है तो यहां पर डेल्टा S क्या हो गया? कम हो गया, या फिर मैं कहूं क्या हो गया? ऋणात्मक। क्या हो गया? डेल्टा S क्या हो गया यहां पर? ऋणात्मक। अब बताओ, इसमें ये मान ऋणात्मक हो गया और ये ऑलरेडी ऋणात्मक है, ठीक है? तो ये ऋणात्मक ऋणात्मक से गुणा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? धनात्मक। और ये धनात्मक होने के कारण डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? धनात्मक। ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा? यहां पर धनात्मक हो जाएगा। और डेल्टा जी धनात्मक होने के कारण अभिक्रिया, ये धनात्मक, देखो अभिक्रिया कैसे होगी? ऐसे होता है। और ये देखो, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो डेल्टा जी का मान कम ऋणात्मक से अधिक ऋणात्मक से कम ऋणात्मक की ओर बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा है? तो धातु ऑक्साइड के निर्माण के दौरान देखो, ये देख सकते हो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जैसे जैसे धातु ऑक्साइड बन रहे हैं वैसे वैसे डेल्टा जी क्या हो रहा है? धनात्मक या कम ऋणात्मक की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर होनी चाहिए ये बात सभी को। तो यहाँ पर मैंने ये तो एलिंगम आरेख की डेफिनेशन बताई है। एलिंगम आरेख इन के मध्य खींचा जाता है, और धातु ऑक्साइड की एंट्रोपी क्या होती है?
ये ठोस तो एंट्रोपी घटेगी, तो यहाँ पर डेल्टा जी क्या होता जाएगा, धनात्मक होता जाएगा। ये चीज क्लियर है सभी को। अब मैं कुछ एक एलिंगम आरेख के आपको निष्कर्ष बता देता हूं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। एलिंगम आरेख के अब अपन पढ़ेंगे निष्कर्ष के बारे में। एलिंगम आरेख के निष्कर्ष। अब देखो एलिंगम आरेख के निष्कर्ष क्या क्या हैं, इनके बारे में भी अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के। इस समीकरण से अपन किसका मान निकालते हैं, डेल्टा जी का मान निकालते हैं। यदि कोई अभिक्रिया स्वतः ही ऐसे हो रही है, ठोस से द्रव्य में बदल रहा है उसमें, और द्रव्य से वो किस में बदल रही है, गैसियस स्टेट में बदल रही है। ये समीकरण सबको पता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो देखो एंट्रोपी यहाँ पर क्या हो रही है, आप खुद देख करके बता सकते हो। यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, या फिर मैं क्या हो रहा हूँ, एंट्रोपी क्या है यहाँ पर, धनात्मक। बढ़ने का मतलब क्या है, धनात्मक है। अभिक्रिया ऐसे हो रही है स्वतः ही, तो एंट्रोपी क्या है यहाँ पर, धनात्मक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ठोस से द्रव में बदलेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, द्रव से गैस में जाएंगे तो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक। तो देखो इसका मान क्या हो गया, धनात्मक, और ये वैल्यू क्या है, ऋणात्मक। तो ये दोनों गुणा होकर के क्या हो जाएगा, ये टी डेल एस टोटल ऋणात्मक। और सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर ये डेल्टा जो टी डेल एस है वो डेल्टा एच से क्या है, अधिक। तो ये ऋणात्मक वाला मान क्या हो गया, अधिक हो गया। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋणात्मक, और अभिक्रिया स्वतः अग्र दिशा में चलेगी। कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में चलेगी। तो ये पहला बिंदु है, यदि अभिक्रिया में ये सिचुएशन हो तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी तो ये ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव, और सामान्य ताप पर ये नेगेटिव वाला ज्यादा है डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अभिक्रिया स्वतः ही अग्र दिशा में चलेगी। क्लियर है बिंदु एक निष्कर्ष का। दूसरा बिंदु, यदि किसी तंत्र में दो अभिक्रियाएं हो रही हैं, किसी निकाय में दो अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रही है, दो अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रही है, यदि परिणामी डेल्टा जी ऋणात्मक है अभिक्रियाओं का, कौन, परिणामी डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी अगर ऋणात्मक है तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में चलेगी, अग्र दिशा में ही चलेगी। दूसरा बिंदु यह है, यदि किसी भी निकाय में दो अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही है, यदि परिणामी डेल्टा जी अपने को ऋणात्मक प्राप्त हो गया तो अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में या अग्र दिशा में ही संपन्न होगी। क्लियर है ये बात सभी को। नेक्स्ट आगे वाला बिंदु क्या है, देखो धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन किसके द्वारा होगा, कार्बन के द्वारा होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होगा। इसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, डेल्टा जी के द्वारा ही किया जाता है। यानी कोई भी धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करने के लिए अपने को अपचायक चाहिए होगा, वो अपचायक कौन होगा, कार्बन होगा अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। इसका निर्धारण किसके द्वारा करते हैं अपन, डेल्टा जी के द्वारा ही करते हैं। तो ये एलिंगम आरेख के तीन क्या थे, निष्कर्ष थे। क्लियर है सभी को। अब अपन बात करते हैं एलिंगम आरेख के क्या क्या यूजेज हैं उनके बारे में। इसको हटा देता हूं मैं। एप्लीकेशन क्या क्या है एलिंगम आरेख के, उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये था टेम्परेचर था इधर। अब देखो
उष्मागतिक अपचयन में एलिंगम आरेख के क्या क्या यूजेज हैं या अनुप्रयोग लिख दूं मैं। देखो पहला अनुप्रयोग तो धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करते हैं तो उपयुक्त अपचायक का चुनाव करने में इसका यूजेज होता है। तो पहला तो मैं लिख रहा हूं उपयुक्त अपचायक का चयन करने में। कैसे? एक धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो रहा है और अपन अपचायक ले रहे हैं, तो डेल्टा जी मान लो वहां पर धनात्मक है तो अभिक्रिया ऐसा होता होगी, संपन्न नहीं होगी। अगर दूसरा अपचायक अपन ने लिया और वहां पर डेल्टा जी ऋणात्मक आ गया तो वो धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित होगा, वहां पर अभिक्रिया सौतय होगी। तो उपयुक्त अपचायक का चुनाव करने में भी अपन इसका प्रयोग करते हैं या इसका यूज करते हैं। ये चीज आपको सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब देखो दूसरा प्रावस्था परिवर्तन। परिवर्तन कैसे हो प्रावस्था परिवर्तन? देखो ठोस से द्रव्य में अभिक्रिया में ऐसे प्रावस्था परिवर्तन हो द्रव्य से गैसेज में। तो आप देख रहे हो यहां पर एंट्रोपी परिवर्तन क्या है, यहां पर धनात्मक है। और ये एंट्रोपी परिवर्तन ये संबंध आप सभी जानते हो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। अब आपको सबको पता चल गया होगा अगर ये धनात्मक है तो ये इस ऋणात्मक से गुणा होके ये और आल क्या हो जाएगा बताइए, ये और आल क्या हो जाएगा ऋणात्मक। और सामान्यतः पर आप सभी जानते हो टी डेल एस बड़ा है डेल्टा एच से, तो ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी ऋणात्मक अभिक्रिया स्वतः अग्र दिशा में होगी, स्वतः है अग्र दिशा में। यदि प्रावस्था परिवर्तन ऐसे हो, इसी प्रावस्था परिवर्तन को अपन कैसे देखें, गैसेज से कैसे जाए द्रव्य, और द्रव्य से अपन देखें ठोस की ओर। अब देखो यहां पर डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन क्या आ गया, यहां पर एंट्रोपी परिवर्तन यहां पर क्या है ऋणात्मक। यही फॉर्मूला देखेंगे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। बताओ ये क्या है ऋणात्मक, और ये भी ऋणात्मक, ये ऋणात्मक ऋणात्मक से गुणा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो बताओ डेल्टा जी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अभिक्रिया असंतत संपन्न होगी, अग्र दिशा में संपन्न नहीं होगी। तो ये बिंदु भी सबको क्या रहना चाहिए, आपको क्लियर रहना चाहिए। तो इन तीन बिंदुओं में आपको कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। आगे वाला बिंदु, बस ये सीधा सा बिंदु ध्यान रखना है, प्रावस्था परिवर्तन को छोड़कर, प्रावस्था परिवर्तन को छोड़कर ये जो वक्र होते हैं एक सीधी रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में आरेखित होते हैं। यानी जहां पर प्रावस्था परिवर्तन होता है वहां पर जो आरेख है, ये जो वक्र हैं, इनके ढलान अचानक परिवर्तित हो जाते हैं। प्रावस्था परिवर्तन को छोड़कर ये अपने को किस डायरेक्शन में मिलेंगे, अपने एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, एक सीधी रेखा में ही ये अपने को प्राप्त होंगे, या सीधी रेखा में अपने को ये मिलेंगे। अब देखो आगे वाले बिंदु की अपन बात करते हैं। जैसे मान लो आरेख में वह बिंदु जिसके ऊपर डेल्टा जी क्या हो जाता है ऋणात्मक, वहां पर धातु ऑक्साइड क्या रहेगा स्थायी होगा। और वह बिंदु जिन पर या जिनके नीचे डेल्टा एच क्या आ जाए धनात्मक हो जाए, तो वहां पर अपन को क्या मिलेगा, वहां पर वो धातु ऑक्साइड क्या रहेगा अस्थायी होगा। तो अपने को यही ध्यान रखना है, आरेख के वह बिंदु जिनके नीचे डेल्टा एच क्या आ जाए, वह बिंदु जिनके नीचे डेल्टा जी ऋणात्मक हो जाए, वह धातु ऑक्साइड स्थायी हो जाएगा। और वह बिंदु जिनके ऊपर डेल्टा जी धनात्मक हो जाए, वह धातु ऑक्साइड अस्थायी होगा, उसका स्वतः विघटन होने लग जाएगा। बस सिंपल सी बात है।
जिन बिंदुओं के ऊपर डेल्टा जी धनात्मक है वो धातु ऑक्साइड अस्थायी स्वतः विघटन होगा, और जिनके नीचे डेल्टा जी ऋणात्मक है वो धातु ऑक्साइड क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। देखो प्रतिच्छेदन बिंदु की बात कर रहे हैं अपन। प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु पर डेल्टा जी क्या होता है, शून्य होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। प्रतिच्छेदन बिंदु पर डेल्टा जी क्या होता है, शून्य। और प्रतिच्छेदन बिंदु के ऊपर जो धातु ऑक्साइड है उस धातु ऑक्साइड को नीचे वाला धातु क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। जैसे ये यहां पर क्या आ गया, प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया, यहां पर डेल्टा जी क्या हो गए, ऋणात्मक, सॉरी शून्य हो गए। अब देखो यहां पर अपने को दिख रहा है अधिक ऋणात्मक डेल्टा जी किसका है, मैग्नीशियम का है। ये देखो नीचे की आने पर बढ़ रहा है ना, और कम ऋणात्मक किसका है, एल्यूमिनियम का। तो जिसका ज्यादा ऋणात्मक है वो ज्यादा स्थायी, तो ये मैग्नीशियम वाला यहाँ पर क्या है, स्थायी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर ज्यादा स्थायी है। लेकिन इस प्रतिच्छेदन बिंदु के जैसे ही ऊपर गए, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इधर देखो इधर कम ऋणात्मक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो अधिक ऋणात्मक। तो अब कौन सा स्थायी होगा, अब कौन सा रहेगा, अब स्थायी रहेगा एल्यूमिनियम वाला ऑक्साइड, क्योंकि इसका डेल्टा जी प्रतिच्छेदन बिंदु के बाद में देखो क्या रहेगा, कम ऋणात्मक, सॉरी अधिक ऋणात्मक, और इसका क्या रहेगा, कम ऋणात्मक। तो प्रतिच्छेदन बिंदु के बाद में अपन देख सकते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु पर तो डेल्टा जी क्या होता है, शून्य, और प्रतिच्छेदन बिंदु के ऊपर जो धातु ऑक्साइड है उसको नीचे वाला धातु क्या कर देता है, आसानी से अपचयित कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहां पर प्रतिच्छेदन बिंदु के बाद में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा उनको कौन अपचयित कर देगा, एल्यूमिनियम अपचयित कर देगा। ये क्लियर होनी चाहिए बिंदु। सातवां बिंदु सिंपल बिंदु है, जहां पर डेल्टा जी क्या आ गया, नेगेटिव, वह विक्रिया स्वतः संपन्न होगी। बस ये तो सभी आप जानते हो, मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। इसको हटा देता हूं एक बार, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ताकि नोट्स बनाते समय आपको ध्यान में रहे। अब अपन बात करेंगे प्रावस्था परिवर्तन, गलनांक और क्वथनांकों की। तो मैंने 7 बिंदु आपको करवा दी हैं। 8वां बिंदु अपन देखते हैं। प्रावस्था परिवर्तन की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे, प्रावस्था परिवर्तन पर जो आरेख हैं उनके ढाल अचानक परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं, उनके प्रावस्था परिवर्तन पर जो ढालों के आरेख हैं या ढालों में अचानक परिवर्तन होता है। जैसे प्रावस्था परिवर्तन, जैसे धातु ऑक्साइडों के गलनांक एवं क्वथनांकों पर, इन पर क्या होता है, प्रावस्था परिवर्तन होता है। धातु ऑक्साइडों के गलनांकों और क्वथनांकों पर क्या होता है, प्रावस्था परिवर्तन। यदि यह प्रावस्था परिवर्तन इस प्रकार से हो, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, इस प्रकार से हो, तो आप जानते हो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच। यहाँ पर एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा एस क्या होगी, ऋणात्मक। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इधर चलेंगे तो ऋणात्मक और इधर चलेंगे तो धनात्मक। तो डेल्टा एच माइनस ये आ गया टी डेल एस, ये लिखेंगे अपन। यहां पर ये डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी डेल एस। बताओ डेल्टा जी क्या आ गया, यहाँ पर डेल्टा जी हो गया धनात्मक। क्या हो गया, डेल्टा जी धनात्मक। अभिक्रिया अस्वतः संपन्न होगी अगर दिशा में स्वतः संपन्न नहीं होगी। क्लियर है ये बिंदु भी। नेक्स्ट अंतिम बिंदु, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। अब देखो अंतिम बिंदु क्या है, यदि अपचयन ताप पर कोई धातु, मान लो धातु ऑक्साइड है और ये अपचयित किसमें होगा, धातु में, तो ये अपचयन ताप पर ये द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाए अपने को। अपचयन ताप पर धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन कर रहे हैं, और अपचयन ताप पर ये अपने को कौन से स्टेट में प्राप्त हो जाए, द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाए। जैसे
डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो देखो यहां पर अपन बता सकते हैं कि ठोस से गए द्रव्य से गए अपन गैसेज स्टेट की ओर। ठोस से द्रव्य से गए अपन गैस, तो ठोस से अपन द्रव्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहां पर डेल्टा एस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन धनात्मक। तो अपन देख सकते हैं यहां पर डेल्टा एच माइनस टी, और ये भी क्या है, धनात्मक। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। आप जानते हो इसका मान क्या रहता है, बड़ा, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, स्वतः ही संपन्न होगी। इस प्रकार से ये थे एलिंगम आरेख के अनुप्रयोग। सबको ये अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट, इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या नहीं रहे। अब अपन देखेंगे एलिंगम आरेख की सीमाएं, इनको मैं हटा देता हूं। अब देखेंगे अपन एलिंगम आरेख की सीमाएं। अब देखो एलिंगम आरेख की दो सीमाएं हैं मेनली। पहली कौन सी कमी है इसकी, एलिंगम आरेख की, एलिंगम आरेख अपने को डेल्टा जी के आधार पर ये तो बता देता है कि अभिक्रिया संपन्न होगी या संपन्न नहीं होगी, ये तो बता देता है, लेकिन अभिक्रिया की बल गतिकी के बारे में नहीं बताता ये अपने को। रिएक्शन की या अभिक्रिया की बल गतिकी के बारे में नहीं बता देता, अभिक्रिया के वेग या फिर मैं कहूं रेट के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं देता है। अर्थात एलिंगम आरेख अभिक्रिया के संपन्न होने, अभिक्रिया के होने या नहीं होने के बारे में तो बताता है, लेकिन अभिक्रिया की बल गतिकी काइनेटिक्स यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग के बारे में, अभिक्रिया किस दर से संपन्न होगी उसके बारे में अपने को नहीं बताता है। दूसरी चीज, एलिंगम आरेख में डेल्टा जी का मान निकालते हैं, डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के। इसकी सहायता से अपन डेल्टा जी का मान निकालते हैं, और डेल्टा जी निर्भर करता है किस पर, किस पर निर्भर करता है, साम्य स्थिरांक के पर। ये साम्य स्थिरांक है के, साम्य स्थिरांक के पर निर्भर करता है। और ये जो के है ये ठोस अभिकारकों और ठोस उत्पादों के लिए, ये ठोस उत्पादों के लिए क्या रहता है, ठोस अभिकारकों, ठोस उत्पादों के लिए क्या रहता है, ये इकाई। अर्थात ठोस अभिकारकों के लिए और उत्पादों के लिए के का मान क्या रहता है, इकाई। अतः जब अभिकारक एवं उत्पाद ठोस होते हैं तो डेल्टा जी के मान सदैव सत्य नहीं होते हैं, सत्य नहीं होते हैं। ये किसकी क्या है, दूसरी लिमिटेशन है। तो इस प्रकार से एलिंगम आरेख की ये दो क्या थी, कमियां। आपका एलिंगम आरेख क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एलिंगम आरेख की सहायता से हेमेटाइट का अपचयन। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे, एलिंगम आरेख की सहायता से हेमेटाइट का अपचयन, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन पढ़ते हैं एलिंगम आरेख की सहायता से
हेमेटाइट का अपचयन। हेमेटाइट क्या होता है? Fe2O3। एलिंगम आरेख की सहायता से अपन किसका अपचयन देखेंगे? हेमेटाइट का अपचयन अपने को यहां पर देखना है। तो देखो हेमेटाइट का अपचयन किसके द्वारा होगा? कार्बन के द्वारा होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा भी होगा। और वो अपन क्या देखेंगे यहां पर? टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, कौन से टेम्परेचर पर कार्बन द्वारा होगा और कौन से टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा होगा। तो अपन सबसे पहले बनाते हैं इनका एलिंगम आरेख। यह है ताप, यह है 1 मोल O2 का डेल्टा G किलो जूल पर मोल में। तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं 300, 400, 500, 600, 700, 800। इधर टेम्परेचर 500, 1000, 1500, 2000 केल्विन में है ये। और ये अपन बना देते हैं एलिंगम आरेख। यह C प्लस O2, 2CO और Fe प्लस 3O2, 2Fe2O3। और ये आरेख और अपन लेंगे यहां से यहाँ पर 2CO प्लस O2, 2CO2। तो आपको यहाँ पर एलिंगम आरेख में सबको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर अपचयन कार्बन द्वारा, ये अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा, और ये है प्रतिच्छेदन बिंदु। यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। ये प्रतिच्छेदन बिंदु है और ये प्रतिच्छेदन बिंदु का तापमान है 1073 केल्विन। अब देखो इसको अपन थोड़ा इधर पास में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देता हूं मैं 2CO प्लस O2, 2CO2। और इसको थोड़ा नजदीक और लिख लेते हैं अपन 4Fe प्लस 3O2। ये बन जाएगा 2Fe2O3। ये मैं बोल रहा हूं, अगर छोटा लिखा है नहीं दिख रहा है तो साथ साथ में मैं बोलते भी जा रहा हूं। तो ये है 4Fe प्लस 3O2, 2Fe2O3। और ये कार्बन O2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड O2 और ये CO2। अब देखना यहां पर आप इस आरेख के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु कितना है? प्रतिच्छेदन बिंदु 1073 केल्विन है यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु। अब देखना प्रतिच्छेदन बिंदु के नीचे के ताप पर, यह प्रतिच्छेदन बिंदु के नीचे का ताप, इस पर डेल्टा G, ये देखो किसका? ये CO का डेल्टा G है। ये CO का डेल्टा G क्या है? अधिक ऋणात्मक। देखो 600 के लगभग है। प्रतिच्छेदन बिंदु का ये ताप, इसके नीचे के ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड का डेल्टा G क्या है? अधिक ऋणात्मक। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु के नीचे के ताप पर देखो Fe से Fe2O3, इसका क्या है? डेल्टा G। इसका डेल्टा G अधिक है, किसकी तुलना में अधिक है? डेल्टा G कार्बन मोनोऑक्साइड वाले की तुलना में। तो अपन देख रहे हैं इसकी अभिक्रिया क्या होगी? इसकी अभिक्रिया क्या होगी? इसकी अभिक्रिया के बारे में अब अपने को क्या करना है? थोड़ा सा देखना है। देखो ये डेल्टा G अधिक, ये डेल्टा G कम। देखो अधिक होने का मतलब धनात्मक, और ये क्या है? ऐसे मान सकते हैं। तो जिसका डेल्टा G कम होता है, या फिर मैं कहूं ऋणात्मक होता है या अधिक ऋणात्मक होता है, वो अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यहां पर अभिक्रिया कौन सी संपन्न होगी? जहां पर डेल्टा G कम है
या ऋणात्मक है, ये चीज दिमाग में बिठानी पड़ेगी। डेल्टा जी कम या ऋणात्मक वो चीज संपन्न होगी। तो डेल्टा जी कम किसका है, इसका, ये चीज संपन्न होगी। तो क्या होगा देखना, Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस 3CO2। तो ये अभिक्रिया संपन्न कम वाली संपन्न हुई या नहीं हुई, कहां पर, 1073 के नीचे के ताप पर। तो यहां पर ही मैं लिख देता हूं, ताप क्या है 1073 केल्विन से ताप क्या है कम। तो 2Fe प्लस 3CO2। अगर तापमान क्या हो, प्रतिच्छेदन बिंदु के ऊपर के ताप पर, प्रतिच्छेदन बिंदु के ऊपर के ताप पर, देखो ऊपर के ताप पर आप देख सकते हो, प्रतिच्छेदन बिंदु के ऊपर के ताप पर ये ऋणात्मक हो गया कार्बन वाला। कौन ऋणात्मक हुआ है, ये। अब अपचयन किसके द्वारा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा नहीं होकर कार्बन के द्वारा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो यहां पर क्या होगा, Fe2O3, सॉरी डेल्टा जी लिखेंगे अपन, डेल्टा जी किसका ज्यादा हो गया, Fe2O3 ये ज्यादा है, और डेल्टा जी कार्बन से CO वाला क्या है, कम है। तो अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया होगी Fe2O3 प्लस 3C, और ताप क्या है अधिक 1073 केल्विन से। तो क्या होगा 2Fe प्लस 3CO, ये अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ये था हेमेटाइट के अपचयन में एलिंगम आरेख की भूमिका। क्लियर होनी चाहिए। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले और अपने नोट्स में इस प्रकार से इसको डिनोट करना है। तो डेल्टा जी जिसका कम है, जिसका अधिक ऋणात्मक है, देख सकते हो, वो ये अभिक्रिया संपन्न यहाँ पर हो रही है। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखेंगे अपन एलिंगम आरेख की सहायता से कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन, इसके बारे में अपन देखेंगे। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचय प्रकृति, कार्बन एवं CO की अपचय प्रकृति। देखो यहां पर यही देखना है, ये रिएक्शन ले लेता हूं मैं, यहां पर होगा C+O2, ये बन गया CO2। ये एलिंगम आरेख यहां पर अपने को प्राप्त होगा। यहां पर देखो अपन ये तीन स्थितियां लेंगे। यहां पर कौन कौन सी स्थिति, तीन स्थिति। जैसे यहां पर मैं देखूं, पहली स्थिति में C+O2, ये क्या है ठोस, ये क्या है गैस, ये CO2, ये गैस। एक गैस का मोल इधर, एक गैस का मोल इधर, तो गैसेस के मोल क्या है समान, तो आयतन अपरिवर्तित। तो डेल्टा जी भी अपरिवर्तित, डेल्टा जी भी क्या रहेगा यहाँ पर स्थिर रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर डेल्टा जी का मान क्या रह रहा है, स्थिर रह रहा है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में देखो अपन काम में लेते हैं CO प्लस O2। तो यहां पर ये ले रहे हैं 2CO प्लस O2, ये बनेगा 2CO2। तो ये दो गैसेज हैं, ये भी गैसेज है, ये भी गैसेज। देखो कितने मोल हो गए इधर, ये 3 मोल हो गए, और ये कितने हैं 2 मोल। एक अभिक्रिया और होगी, वो अभिक्रिया अपन ले लेते हैं C प्लस O2, और ये लेते हैं अपन 2C, और ये बन जाएगा 2CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर देखो ये क्या है गैसेज है, ये भी क्या है गैसेज है, ये क्या है ठोस है। तो यहां पर देखो ये 2 मोल है गैसेज वाले, और ये है 1 मोल। तो डेल्टा S यहां पर आयतन क्या हो रहा है, आयतन क्या हो रहा है यहां पर बढ़ रहा है। इसको दूसरी कंडीशन लेंगे अपन, और इसको बाद में लेंगे तीसरी कंडीशन के रूप में, बाद में लिख दूंगा मैं। और तो डेल्टा S क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और डेल्टा S जब जब बढ़ गया तब तब डेल्टा G क्या हो जाता है, डेल्टा G क्या हो जाएगा, ऋणात्मक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, होता है। तो सबसे पहले ये अभिक्रिया संपन्न होगी, कार्बन अपचय के रूप में काम में आएगा, तो पहले किस में बदलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तीसरी कंडीशन ये लिख देता हूं मैं 2CO प्लस O2, ये क्या बन गया 2CO2। ये गैसेज और ये भी गैसेज। यहां पर देखो आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है।
आयतन घट रहा है, और आप देख सकते हो डेल्टा एस भी क्या हो रहा है, घट रहा है, जिससे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। डेल्टा जी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ये सीधी अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो अपन कहेंगे कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलेगा, फिर अपचय की तरह कार्य करेगा, फिर अपचयन करता है। तो ये तीन स्थितियां हैं, यहाँ पर नो चेंज, यहाँ पर डेल्टा जी ऋणात्मक, कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है, और यहाँ पर ये रिएक्शन, यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, धनात्मक। तो एक में डेल्टा जी स्थिर, एक में ऋणात्मक, एक में धनात्मक। तो कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल करके अपचयन करने का कार्य करता है। अब देखो किस किस को अपचयन करता है उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। जैसे ये Fe2O3 प्लस 3C क्या बन जाएगा, 2Fe प्लस 3CO, Fe2O3 प्लस 3CO, 2Fe प्लस 3CO2। इसी प्रकार FeOCO, Fe प्लस CO2, ये ले सकते हैं रिएक्शन। इसी प्रकार ZNO प्लस C, Zn प्लस CO। तो ये कार्बन किसकी तरह कार्य कर रहा है, अपचय की भांति कार्य कर रहा है। पहले किस में बदल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है। तो आज की क्लास में अपन इतनी ही बात करेंगे, अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।